हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। तो आई थिंक काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। पेपर चल रहा था बच्चों का, उसमें थोड़ा मैं बिज़ी थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 का पार्ट सेकेंड, कार्बन एवं उसके यौगिक का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप आप सबने देख लिया होगा एंड चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इसमें भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने लास्ट में पढ़ा था कार्बन क्या होता है, कार्बन के क्या क्या अभिरूप हैं, वो किस तरीके से चैन बनाती है, ब्रांच बनाती है और अपने जो एक तरह से श्रृंखला है उसका निर्माण करती है और अपने जो चेन है उसका निर्माण करती है और उसके स्ट्रक्चर में उसी तरीके से चेंज होते जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपके समजातीय श्रेणी हम पढ़ चुके थे आपके फर्स्ट पार्ट में। एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ मैं। समजातीय श्रेणी का क्या मतलब होता है? समजातीय यानी कि समजातीय यानी कि होमोलॉगस सीरीज यानी कि सेम, एक जैसा सीरीज। जैसे यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण एल्कोहल, ये आपका हो गया इथाइल एल्कोहल। ये हो गया आपका, से कार्बन की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। यहाँ पे एक कार्बन है तो मिथेल हो गया, तो मिथाइल एल्कोहल हो गया। यहाँ पे आपका 2 कार्बन है तो इथाइल एल्कोहल हो गया। यहाँ पे आपका 3 कार्बन है तो ये आपका क्या हो गया? 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन या प्रोपेनाइल। यहाँ 4 है तो ब्यूटेन यानी ब्यूटेनाइल। इसमें मैंने आपको सीरीज भी पढ़ाने हैं अभी। इसमें आपको टेबल्स में पूरा सीरीज दे रखा है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्य में CH2 का अंतर तथा 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर मतलब कहने का है, ये मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है आपका, एक कार्बन है यानी कि इसकी जो कार्बन की संख्या जो है आपकी कितनी होती है? 6। और इसका जो होता है आपका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका? 12 होता है। लेकिन अगर हम बात करें CH4 की बात करें तो इस पूरे का अगर हम द्रव्यमान निकालें तो ये हो जाएगा आपका 12 + 4। ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या होता है आपका? एटॉमिक मास यूनिट होता है। अगर हम मीथेन, इसका नेमिंग पढ़े तो इसका नेमिंग क्या है आपका? इसका नाम है मीथेन। इंग्लिश में है, हिंदी में अभी आपका मीथेन ही होगा, मीथेन। अगर यहाँ पे सिंगल कार्बन है तो उसको कितनी संयोजकता पूरा करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए? 4 हाइड्रोजन चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 4, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा करने, इसका अपना बाहरी कक्ष को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए, इसलिए इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन हैं। अगर हम बात करें, ये किसकी कहानी? ये है मीथेन की। इसकी जो परमाणु द्रव्यमान निकाले तो 16 होगा। अकेला कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और परमाणु संख्या होता है कितना? 6। इसमें कैसे निकालना हमने? 12 हमारा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हो गया और 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 4 हमारा किसका हो गया? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया। तो 12 4 16 एटॉमिक मास यूनिट आपका क्या आ गया? मीथेन का परमाणु द्रव्यमान आ गया। अब उसमें बोला है कि कितना होता है? 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। इसका मतलब है, मान लीजिए अगर हमने CH4 लिखा यहाँ, CH4, और इसमें हमने क्या लिखा? C2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रिपल H6, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। CN तो H क्या हो जाएगा? N×2। ऐसे इस तरीके से आपका हो जाएगा। N यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 2 है, नहीं, N× आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, है ना? +1 भी होता है ना? इसमें कैसे हो जाएगा? जैसे कि देखिए, इसका अगर हम निकालें C2 तो एक कार्बन का 12 था, 2 कार्बन का 12 दूनी क्या हो जाएगा?
24 प्लस, अगर हम इसकी बात करें तो 6 से आपका हाइड्रोजन का जाएगा, यानी कि 24 प्लस 6 कितना आ गया आपका, 6 और 4 10 और 2 और 1 3, यहाँ 30 आ गई वैल्यू। यहाँ कितनी वैल्यू आ गई, 30 आ गई वैल्यू। 30 में से अगर हम माइनस करें 16 तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए कितने बचेंगे 4, और 2 में से 1 गए 1, यानी कि 14 द्रव्यमान का अंतर इस प्रकार उन्होंने निकाला। यानी कि आपका इथेन और मीथेन के बीच में कितना द्रव्यमान का अंतर है, 14 द्रव्यमान का अंतर है। आई होप आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थर्ड लाइन में क्या बोला है, इन सदस्यों को प्रक्रियात्मक समूह विशिष्टताएं प्रदान करता है, फलस्वरूप ये सदस्य समान रासायनिक गुणधर्म तथा भिन्न भौतिक गुणधर्म दर्शाते हैं। यानी कि इनका रासायनिक गुणधर्म तो समान होता है, लेकिन भौतिक गुणधर्म कैसा होता है, आपका अलग होता है, भिन्न होता है। क्यों, स्ट्रक्चर के कारण। सदस्यों के अणु द्रव्यमान में अंतर होने के कारण इनके भौतिक गुणधर्मों में भी अंतर आता है। अणु द्रव्यमान के बढ़ने के कारण सदस्यों का गलनांक एवं क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये इसका द्रव्यमान और क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, अगर हम बात करें नॉमनक्लेचर की, नॉमनक्लेचर यानी कि नाम कैसे रखे जाते हैं इनके, उनको नॉमनक्लेचर बोलते हैं। नॉमनक्लेचर। अब देखिए, यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है कि 1 कार्बन है, 2 कार्बन है या 3 कार्बन है। फिर प्रक्रियात्मक समूह को पूर्व लगन एवं अनुलग्न के साथ दर्शाओ। प्रक्रियात्मक समूह का मतलब है कि आपका जो मान लीजिए CH3OH है, तो OH जो है आपका क्रिया करने वाला समूह है। ये क्या है, रिएक्टिव समूह है। ये किसी से रिएक्शन करके चेंज हो सकता है, लेकिन ये आपका यहीं पे रहेगा। ये जो पार्ट है आपका स्थिर है, ये क्या है, स्थिर है। चेंज कौन सा होगा, ये वाला पार्ट आपका चेंज होगा, ये कहीं जाएगा और आएगा। तो इसे ही बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह। अब पूर्व लगन यानी कि इसके पहले लगाओ, या अनुलगन यानी कि इसके साथ लगाओ। यदि एक अनुलगन लगाया जाता है तब इसका ई हटाया जाता है, जैसे मेथनॉल, जैसे मिथनॉल। अब बात कैसे कह रहे हैं, मेथनॉल कैसे आया, जैसे कि अगर हम सिंपल लिखते हैं, क्या सिंपल लिखे तो हम लिखते हैं CH4, इसको पढ़ते हैं मीथेन, इसको क्या पढ़ते हैं, मीथेन, तो लास्ट में आ जाता है ई, लास्ट में क्या आ जाता है, ई। अगर हम CH4 में एक हाइड्रोजन कम करके एक आपका एल्कोहल लगा दे, OH क्या है आपका, एल्कोहल ग्रुप है, OH क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, तो ई जो है वो माइनस हो जाता है और यहाँ आ जाता है ओल। यहाँ क्या आ जाता है, ओल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ जाता है ओल वाला ग्रुप, और ये हो जाता है मेथेनॉल। इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं फिर, इसको बोलेंगे मेथेनॉल, मीथेन, ये आपका N हो जाएगा, ऑल, ये आपका हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन, यानी कि ये वाला ई हटके ऑल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ OH आ गया और एक हाइड्रोजन माइनस हो गया, इसलिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, मेथेन ऑल। अगर ये 2 कार्बन के साथ है, CH3, CH2 और OH, क्योंकि अब में देखना है इसको बनाते समय कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए। तो 3 कार्बन, एक यहाँ बॉन्ड 4, 2 कार्बन यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 4, और एक आपका आ गया एल्कोहल ग्रुप आ गया। अब इसको क्या पढ़ेंगे, अगर सिंपल जब हम लिखते हैं CH3 CH4 तो हो जाता है इथेन, लेकिन यहाँ पे आ गया OH तो हो जाएगा इथेनॉल। ये क्या हो जाएगा आपका, इथेन ऑल, इथेन ऑल। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके रिगार्डिंग हम एक अच्छा सा टेबल पढ़ेंगे, इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। देखिए, प्रक्रियात्मक समूह एल्कील और द्विआवंत, द्विआवंत का मतलब होता है डबल बॉन्ड,
द्विआवंत का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वहाँ क्या प्रोनाउंस किया जाएगा? ईन प्रोनाउंस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनाया है तो हम पढ़ेंगे इथीन। क्या पढ़ेंगे हम? इथीन। इथीन। आई होप क्लियर हो गया। एल्किल त्रिआवंत। त्रिआवंत यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। त्रिआवंत यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के पास क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अगर हम बात करें इसकी तो CH1 2 3 और CH, ये क्या पढ़ा जाएगा? ये पढ़ा जाएगा इथाइन। इथाइन यानी कि ये लास्ट वाला YNE आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका इथाइन। ऑल वाला भी हमने पढ़ा है, OH ग्रुप। OH ग्रुप ऑल वाला पढ़ा है, ठीक है। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है CHO। अगर आपके कार्बन के साथ जैसे कि CH3 और यहाँ पे लगा है CHO, ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसे पढ़ेंगे मिथाइल डिहाइड। इसे क्या पढ़ेंगे? मिथाइल डिहाइड। मिथाइल डिहाइड। आगे क्या है आपका? आगे है ओन, कीटोन। कीटोन आपका इस तरीके से होता है CO। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये इसमें हमने CH3 की जगह क्या लगा दिया? CH3 की जगह CH3 सेम रहेगा, CHO के लगा दिया डबल बॉन्ड ओन। डबल बॉन्ड लगाया तो यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन, 2 2 4 कार्बन की, तो इसे पढ़ेंगे हम कीटोन है। कीटोन है तो इसे पढ़ेंगे हम, लास्ट वाले में क्या लिखा है देखिए, कीटोन में ओन है ना। तो हो जाएगा आपका मिथोन। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? मिथ ओन। मिथ ओन, ठीक है, हो जाएगा मिथ ओन। लास्ट वाला ग्रुप कौन सा है आपका? ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आपका COOH। COOH। क्लोरीन यानी Cl। क्लोरीन यानी Cl। इसका नेमिंग का अच्छे से मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट हमारे पास, ये हमारा मीथेन है, ये हमारा क्या है? प्रॉपर मीथेन है। इसका एक हमने हाइड्रोजन हटा दिया, CH4 की जगह CH3 कर दिया और यहाँ हमने जोड़ दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। इसे पढ़ेंगे इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, या पढ़ेंगे 2 इथाइल। क्या पढ़ेंगे? 2 इथाइल नहीं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड या इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे क्या पढ़ेंगे? इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका लास्ट प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है, ओइक एसिड, तो ओइक लगा देंगे। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में क्या आ जाएगा आपका? यहाँ आपका CH3 में एक क्लोरीन ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा आपका? क्लोरो पहले लिखेंगे, फिर आ जाएगा क्लोरोमीथेन। अगर हमने 2 करा, CH4 CH3 CH2 और Cl, तो यहाँ पे 1 2 कार्बन है, तो हो जाएगा क्या आपका? क्लोरोइथेन। मीथेन की जगह क्या आ जाएगा? इथेन। क्लोरोइथेन या 2 क्लोरोइथेन, इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि दूसरे पोजीशन पे आपका क्या है? क्लोरीन है। दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन है, जिसे 2 क्लोरोइथेन भी पढ़ सकते हैं। आई होप सो नेमिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। क्या क्या रासायनिक गुणधर्म है कार्बन यौगिक के, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें आपका? पहला है आपका
कि ये यौगिक वायु ऑक्सीजन में दहित होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न करते हैं तथा प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश का मुक्ति करते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ को आप जला रहे हो, कार्बन यौगिक को जलाओगे तो कार्बन यौगिक ऑक्सीजन से संपर्क करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको क्या देता है, वाटर। ये सिर्फ कार्बन है। मान लीजिए मैंने मीथेन का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, ये बनता है आपका CO2 प्लस H2O। यहाँ पर रिलीज होगी आपकी हीट, लॉट्स ऑफ हीट, ऊष्मा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में जलने पर नीली ज्वाला तथा वायु की सीमित आपूर्ति में कज्जल ज्वाला उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वायु आपके पास प्रॉपर मात्रा में है तो नीली जलेगी आपकी, जो भी आप जला रहे हैं कार्बन के यौगिक को। लेकिन अगर आपके पास वायु यानी ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो वो काली तरीके से जलेगी, काली लौ देगी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का वायु में दहन करने पर कजली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। असंतृप्त का मतलब होता है यानी कि आपका अनसैचुरेटेड, कौन सा आपका, अनसैचुरेटेड वाला, यानी कि डबल बॉन्ड जिसमें पाए जाते हैं। कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन द्वारा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन से गैस सम्मिलित है, तो सल्फर, आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस आपके सम्मिलित हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें होता क्या है आपका, ऑक्सीकारक के रूप में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कर एल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे इसका रिएक्शन भी दे रखा है। ये आपका है इथाइल एल्कोहल, यहाँ पे है क्या है आपका, ये है इथाइल एल्कोहल। इथाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, उसके साथ क्या रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन आपका, ये आपका है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट ऊपर वाला है ये KMnO4, और यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस ताप के टेम्परेचर में क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। इसका एक नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं आप, और प्लस में वाटर रिलीज करता है। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं रिएक्शन, जैसे कि मान लीजिए CH3CH2 प्लस में OH, प्लस में नहीं कह सकते आप, इसी के साथ आप OH ले लीजिए, ये OH ग्रुप ले लीजिए, इसमें एक और ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो क्या बनेगा, किसमें, KMnO4 के प्रेजेंस में KMnO4 प्लस K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और प्लस में टेम्परेचर क्या बनता है हमारा, बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर, यानी कि C, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होता है, CH3 सेम रहता है, C, ये और ये दोनों पार्ट जुड़ जाते हैं, COOH, ठीक है, क्योंकि ये O2 में रहता है, बेसिकली संतुलित O2 में रहता है। प्लस में यहाँ से जो एक हाइड्रोजन आपका हटता है, ये 2 वाला हाइड्रोजन है ना, ये वाटर में कन्वर्ट होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ से लेता है, तो H2O। इस तरीके से इजीली इस रिएक्शन को आप याद रख सकते हैं। यही है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए यही सेम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है आपका, संकलन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, निकेल, प्लैटिनम या प्लैटिनम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो अपने द्वि या त्रिआवंत के कारण अधिक क्रियाशील होते हैं, हाइड्रोजन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन निर्मित करते हैं। इस प्रक्रम को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोनाइजेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनाइजेशन।
इस प्रक्रम द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि पत्ती से बनी हुई तेल को और पत्ती से बनी हुई घी में परिवर्तित किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। कैसे हुआ? डबल बॉन्ड यहाँ है, आर की जगह सब क्या आ गया आपका? हाइड्रोजन ऐड हो गया। आर की जगह क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन। मान लीजिए ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, किसके प्रेजेंट में? निकल के प्रेजेंट में। निकल इम्पॉर्टेंट है, अगर अभिक्रिया लिख रहे हैं इसे बोलते हैं कैटलिस्ट, जो अभिक्रिया को बढ़ाते या घटाते हैं लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ये क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड हटके एक कार्बन यहाँ भी आ जाता है, CH3 और CH3, ये बन जाता है आपका वनस्पति घी। यही है आपका यहाँ है। इस प्रक्रम द्वारा विकृत गंधिता को धीमा किया जाता है। विकृत गंधिता यानी सड़ने गलने की प्रक्रिया, हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है इसे। संतृप्त वसीय अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसीय तेलों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, खुले जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन नहीं होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, वो वाले कार्बन यौगिक के संतृप्त वसीय फैटी एसिड जो होते हैं आपके हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वो बहुत दिल वाली बीमारियां यानी कि हार्ट अटैक, लिवर एंड किडनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये है आपका दे रखा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को प्रकाश अथवा ऊष्मा की उपस्थिति में अन्य परमाणुओं का अणु से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसमें होता क्या है? CH4 प्लस क्लोरीन की रिएक्शन होती है और इसमें HCl प्लस CH3 यानी कि क्लोरोमीथेन बनता है। ये रिएक्शन कैसे आपका? CH4 प्लस यहाँ 4 क्लोरीन ऐड होता है इसमें, किसमें? टेम्परेचर के प्रेजेंट में 521 केल्विन था, 520 केल्विन टेम्परेचर पे प्रॉपर क्या बन जाता है आपका? CH3 एक क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाता है और ये Cl2 है, ये एक आपका HCl एसिड भी बनता है। ये हो जाता है आपका क्लोरोमिथेन, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं क्योंकि ये एक्वस नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में है। क्या बनता है आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड और क्लोरोमीथेन, दो प्रोडक्ट यहाँ पे आपका बनता है। महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल क्या होता है आपका? गलनांक उसका 156 केल्विन है, क्वथनांक 351 केल्विन है, जल में घुलनशील है। एथेनॉल की बात करें तो इसकी फॉर्मूला होती है आपकी CH3CH2OH। ये है आपका इथेनॉल या एथेनॉल कह सकते हैं। इथेनॉल ये है आपका इथेनॉल। जलाने वाला स्वाद होता है, कड़वा होता है। तनु एथेनॉल के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं हो सकती है। शुद्ध इथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी प्राणघातक सिद्ध हो सकती है, यानी कि बहुत डेंजरस होता है आपका ये अल्कोहल एथेनॉल। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म क्या है? ये रहा इसका आपका फॉर्मूला भी मैंने बताया था। C2H5OH की सोडियम के साथ अभिक्रिया में सोडियम इथोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है और सांद्र यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? एथेनॉल के निर्जलीकरण द्वारा एथीन उत्पन्न होता है। एथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका एथीन का फॉर्मूला। ये देखिए यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, दोनों कार्बन के पास, एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपका OH ग्रुप है। तो किस तरीके से शिफ्टिंग हुई है वही बताई गई है, रिएक्शन बताई गई है। यहाँ पे एथेनॉल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है आपका? C2H4OH, इथेन और आपका वाटर रिलीज हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? सोडियम के प्रेजेंस में सोडियम इथाइऑक्साइड, सोडियम इथाइऑक्साइड। पहले ये वाला रिएक्शन करके बताती हूँ मैं आपको। C2CH3CH2OH किस में रिएक्शन करवाना है आपको? किसके साथ रिएक्शन करवाना है? H2SO4 के साथ, है ना। H2SO4 जब इसके साथ रिएक्ट करता है
तो क्या बनता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में वाटर, यही बना है, यही बना है आपका। ये देखिए यहाँ वाटर बना है, यहाँ पे आपका इथीन है। और जब इसके साथ सोडियम रिएक्ट करता है, सोडियम, तो क्या बनता है आपका सोडियम इथाई ऑक्साइड, ये वाला बनता है C2H5ONA, C2H5ONA। दूसरे कलर से बताती हूँ, C2H5ONA प्लस में क्या रिलीज होता है आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो दो रिएक्शन होता है आपका यहाँ। अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इथाइल अल्कोहल तो बनेगा आपका सोडियम इथाइन ऑक्साइड। अगर ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो बनेगा आपका इथीन और वाटर। इस तरीके से आप रिएक्शन को इजीली याद रख सकते हैं। इथेनॉल के उपयोग क्या क्या है? वाहन के रेडिएटर में एंटीफ्रीज के रूप में, पारदर्शी साबुन निर्माण में होता है, अल्कोहलिक पेयों में होता है, यानी कि जो लोग पीते हैं शराब उसमें, प्रयोगशाला में भी कार्य के रूप में होता है, और दवाओं तथा टॉनिकों में भी उपयोग इसका किया जाता है। जैसे आपका खांसी का सिरप पीते ही आपको नींद क्यों आती है? क्योंकि उसमें इथेनॉल की मात्रा होती है, अल्कोहल की मात्रा उसमें होती है। एथेनोइक अम्ल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम। इसे एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है भाई, तो याद रखिएगा। इसमें होता क्या है, एसिटिक अम्ल में 3 to 4% का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। सिरका किसे कैसे कहते हैं? अगर हम CH3 में 3 to 4% हम वाटर मिला देते हैं तो ही क्या हो जाता है आपका सिरका। 3 to 4% है, कहने का मतलब है आपका 96% आपका होना चाहिए इथेनॉइक अम्ल और 4% होना चाहिए आपका वाटर। 4%। मान लीजिए आपने 100 ml का सोल्यूशन बनाया है सिरका का, तो उसमें आपका 96 ml होना चाहिए इथेनॉइक एसिड और 4 ml होना चाहिए आपका क्या, वाटर। 4 ml क्या होना चाहिए आपका, वाटर। तो ये हो गया आपका सिरका। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। परिशुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लाइसल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया तथा उत्पाद, सोडियम के साथ सोडियम इथेनॉट एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। अभी हमने करा है रिएक्शन। सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम इथेनॉट एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम इथेनॉट, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है। अभी हमने जो रिएक्शन करे हैं यही आपका है। इसमें क्या ऐड करना है आपको, COOH कर देना है, सेम आ जाएगा आपका रिएक्शन। ठीक है, इसे यहाँ भी कर रखा है। देखिए एथेनॉल H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाता है आपका, H2SO4 की उपस्थिति में बनता है आपका, ये देखिए क्या नाम है इसका, सोडियम इथेनॉट एवं हाइड्रोजन गैस। H2SO4 के रिएक्शन इसमें नहीं दे रखा है, इसमें आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दे रखा है। थ्योरी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका यहाँ पे है, मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट इसका है। जब ये रिएक्ट करता है सोडियम इथेनेट जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है किसके, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड के सामने, या सोडियम बाइकार्बोनेट के सामने। स्थिरीकरण अभिक्रिया, ये पूछा जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर मृद गंध वाले पदार्थ का एस्टर बनाती है। एस्टर विच इज कॉल्ड एस्टर, RCOO, इसके साथ एक और O यहाँ रहता है। ठीक है, यही आपका एस्टर का फॉर्मूला है। H2SO4 सांद्र यानी कंसनट्रेटेड किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और बनाता है आपका एस्टर। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। जलीय अपघटन यानी कि वाटर का टूटना, हाइड्रोलिसिस जिसे क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रो यानी वाटर, लिसिस यानी टूटना, लिसिस यानी टूटना, हाइड्रोलिसिस यानी जलीय अपघटन। एस्टर अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करके प्रारंभिक एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। एस्टर का क्षारीय जलीय अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। साबुनीकरण यानी कि सोपनाइजेशन, सोप यानी साबुन, नाइजेशन यानी उसका बनना, सोपनाइजेशन।
इसमें क्या है, CH3 COO C2H5, ये आपका है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ये बनाता है आपका क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट और आपका इथाइल एल्कोहल। तो इससे आपका क्या बनता है, साबुन बनता है, यानी क्षारक बनते हैं। क्या बनते हैं, क्षारक। साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। सोप, अपमार्जक का मतलब होता है जिसे आप सरल भाषा में सर्फ बोलते हैं। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट यानी सर्फ, डिटर्जेंट किससे बनता है, वो सब आपका इसी से बनता है, कार्बन से। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम का लवण होता है। साबुन क्या होता है आपका, सोडियम लंबी श्रृंखला वाले CH3 CH2 ऐसी लंबी श्रृंखला वाले आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम होता है, तब बनता है आपका साबुन। तब क्या बनता है आपका, साबुन। साबुन केवल मृदु जल के साथ सफाई क्रिया करते हैं, यानी कठोर जल के साथ और सफाई का भी क्रिया करते हैं। आपका मीठे जल के साथ सफाई की क्रिया करते हैं, कठोर खारा पानी के साथ वो प्रभावहीन होते हैं। अपमार्जक जो आपका डिटर्जेंट होता है वो लंबे श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अमोनियम, अमोनियम यानी कि NH3 एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक मृदु अथवा कठोर जल के साथ सफाई क्रिया करते हैं, यानी कि खारा पानी के साथ। साबुन के अणु में जलरागी एवं जल विरागी समूह होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रो लविंग, जिसे बोलते हैं आपका फोबिक यानी कि दूर जाता है। साबुन के अणु जलरागी यानी कि जलरागी यानी जिससे जल पास आए, और एक दूसरी ओर होता है जल विरागी जो जल से दूर जाता है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, जलरागी सिरा यानी कि आयनिक भाग, आपका कौन सा वाला, सोडियम वाला भाग। एक जलरायनिक आयनिक छोर, यहाँ होता है आपका सोडियम, यहाँ क्या होता है, सोडियम होता है, पॉजिटिव भाग होता है। जल विरागी सिरा लंबी हाइड्रोकार्बन चेन, ये पूरा हाइड्रोकार्बन चेन है, CH2 CH3 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 CH3, इस तरीके से लंबी चेन है। ये जो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जल विरागी सिरे से, जल विरागी का मतलब ये जल से दूर भागते हैं, जल से क्या भागते हैं, दूर भागते हैं। हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक का मतलब इसे जल से प्यार, फोबिया मतलब कि नफरत, एक तरह से डर, जल से दूर भागते हैं, डरते हैं। और इसका जो हेड होता है, सर जो होता है इसका सिर, वो होता है हाइड्रोफिलिक। वो क्या होता है आपका, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक यानी कि जल को पसंद करते हैं, जल के साथ वो घुल मिल जाते हैं। तो साबुन के दो छोरे होते हैं, जलरागी और जल विरागी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, साबुन की सफाई प्रक्रिया कैसे होता है, अधिकांश मैले तैलीय होता है तथा जल विरागी छोर इस मैल के साथ जुड़ जाता है। जो जल विरागी जल के साथ नहीं दूर भागते हैं वो इस मैल के साथ आ जाता है। जल के अणु जलरागी छोर पर साबुन के अणु को घेर लेते हैं, फलस्वरूप साबुन के अणु मिसैली संरचना बनाते हैं। इस प्रकार का संरचना बनता है। ये जो जल से दूर भागते हैं वो अंदर की ओर आ जाता है इसका टेल, और इसका जो हेड है जिसके पास सोडियम होता है वो कहाँ हो जाता है, जल के साथ घुल जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों को मिल करके पूरी तरीके से कपड़े की सफाई कर देते हैं। लास्ट क्या है, इस प्रक्रिया में साबुन के अणु और तैलीय मैल का पायास यानी झाग, पायास यानी कि झाग जो बनता है, तथा विभिन्न भौतिक विधेय जैसे पटकना, डंडे से पीटना, ब्रश से रगड़ना आदि की सहायता से वस्त्र साफ हो जाता है। लास्ट पॉइंट बचा है आपका, कठोर जल में प्रयुक्त मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण साबुन के जलराग भार से विक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ या अस्कम यानी झाग बनाते हैं, जिसके कारण सफाई प्रक्रिया बाधित होती है। अपमार्जक के अणु का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, फलस्वरूप सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से संपन्न होती है। यानी कि जो डिटर्जेंट होता है वो कठोर जल के साथ क्या नहीं बनाता, झाग नहीं बनाता है, और अच्छे से कपड़े साफ हो जाता है। साबुन पूर्णतः जैव निम्नीकरण होते हैं, जबकि अपमार्जक नहीं। जैव निम्नीकरण यानी कि इसे कीटाणु अच्छे से खा पी के नष्ट कर सकते हैं, लेकिन डिटर्जेंट ऐसा नहीं है। डिटर्जेंट आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं होता।
साबुन पर्यावरण हितैषी होते हैं लेकिन अपमार्जक नहीं होते। अपमार्जक जो होते हैं ज़्यादा खतरनाक होता है पर्यावरण के, और उसमें ज़्यादा हानिकारक क्या कहते हैं आप रसायन का यूज किया जाता है। तो कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा साबुन यूज करें और डिटर्जेंट का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि डिटर्जेंट से आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। साबुन आपको उसे बचा के रखता है, उसका शाइनिंग भी बचा के रखता है और पर्यावरण को भी बचा के रखता है। तो ये था चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम आएंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ। सो हैव अ नाइस इवनिंग एंड थैंक यू सो मच।